नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अफगानिस्तान ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कुख्यात पाकिस्तान तालिबान के लिए भी ढाल है। इसका खुलासा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सम्मेलन में किया। गनी ने कहा कि पिछले महीने पाकिस्तान से 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में घुसे। इसके साथ ही गनी ने पाकिस्तान सरकार पर भी आरोप लगाया कि तालिबान को शांति वार्ता तक लाने में पाकिस्तान सरकार फेल रही है। ताशकंद में इमरान खान से जब भारतीय पत्रकार ने आतंकवाद पर सवाल पूछा तो इमरान खान सवाल से भागते दिखे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या इमरान खान का हाथ तालिबान के साथ है। इसके अलावा इमरान से जब भारत और पाकिस्तान को लेकर सवाल किया गया तो इमरान खान ने भारत पाकिस्तान की दोस्ती में संघ को रोड़ा करार दे दिया, जिस पर संघ ने भी पलटवार किया। संघ विचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि इमरान खान अपना आतंकी प्रेम छिपाने के लिए संघ पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या भारत और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। प्रधानमंत्री तथा हुक्मरान अपना आतंकी और तालिबानी चेहरा छुपाने के लिए आरएसएस को पोसने का काम करने लग गए। पाकिस्तानी मानसिकता के हुक्मरानों ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में जहर घोलकर हिंदुस्तान का विभाजन कराया। 3 करोड़ लोग उजड़े, 12 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, लाखों लाख बहू बेटियों की इज्जत लूटी। इमरान खान आतंकवाद के साथ हैं, इसका एक सबूत तब भी देखने को मिला जब ताशकंद में इमरान खान से भारतीय रिपोर्टर ने तालिबान को लेकर सवाल किया। इमरान खान रिपोर्टर के सवाल से डर कर भागे। इमरान सर, बस कर यार। इमरान साहब, जवाब ले लीजिए सर। सर, आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक यू। डोंट पुश सर, थैंक यू। डोंट पुश, ही इज रिप्लाइंग। पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी। अपने इस बयान के बाद इमरान खान सिर्फ भारत के निशाने पर नहीं आए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पाकिस्तान पर निशाना साधा। सालेह के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान को मदद कर रही है और इसके उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। सालेह के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान आर्मी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बोल्डाक इलाके से तालिबान को खदेड़ने की कोशिश की तो उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि अगर उनके दावे पर सवाल उठते हैं तो उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। अफगान एयरक्राफ्ट जो कि स्पिन बोल्डाक इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में थे, उन्हें एयर मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी गई। अंत में सालेह ने लिखा कि अफगानिस्तान इतना छोटा नहीं है कि कोई उसे आसानी से निगल जाए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में अफगानी राजदूत की बेटी अगवा कर ली गई है। सिलसिला अली खील को अगवा कर टॉर्चर किया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से इसे अगवा किया गया। करीब 4 से 5 घंटे के अंदर छुड़ाया भी गया, लेकिन फिलहाल सिलसिला अली खील अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि कितनी आसानी से किसी डिप्लोमेट की बेटी या उसके परिवार को कोई भी अगवा कर लेता है, किडनैप कर लेता है।
तो हम आजकल जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जहां पर भारत भी एक मेजर पार्टी बनकर उभरता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तमाम तरह के कामों में, तमाम तरह के विकास के कामों में, सड़कें निर्माण और तमाम तरह की इमदाद मदद देने में अफगानिस्तान को शामिल रहा है। क्या हाल इस तरीके से करवट ले रहे हैं? मेरे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है गुलरेज भाई आपका। मेरे साथ मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब जुड़ रहे हैं। इस पूरे इलाके के रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो भी इक्वेशन है उसको हमारे सामने रखेंगे। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत पहले से मैं उम्मीद कर रहा था कई एक डिस्कशन में आरजू मेरे साथ शामिल हो, लेकिन आज मौका आ गया। आरजू, हम आपसे बात करेंगे। यूट्यूब पे तो काफी आपको देख ही लिया है, अब आज आपसे सवाल भी कर लेते हैं। स्वागत है आपका आरजू हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत में इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं उन्हीं से कर लेता हूं, क्योंकि वो डिप्लोमेसी को बेहतर तरीके से समझते हैं। सज्जनहार साहब, जो कुछ भी अभी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम मढ़े जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ये चेतावनी, ये वार्निंग देती है कि अगर उसने तालिबानियों को खदेड़ने की कोशिश की तो एयर टू एयर मिसाइल से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से तमाम लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन में दाखिल होते हैं, जिसके बारे में अशरफ गनी भी इल्जाम लगाते दिखे। अफगानिस्तान पूरी तरीके से अब ओपन है इन तमाम चीजों को लेकर। जो हालात अब आपको दिख रहे हैं, आपको किस तरीके से सब कुछ जाता दिख रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये पहली मर्तबा इल्जाम नहीं लगाए जा रहे, ये बहुत समय से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पर भारत में हार्ट ऑफ एशिया की एक मीटिंग हुई थी अमृतसर में, तभी गनी साहब आए थे यहाँ पर, राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, और उन्होंने यही आरोप लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये आरोप बहुत पहले से, बहुत समय से पाकिस्तान के ऊपर लग रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में 1 जनवरी को जो ट्वीट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, उन्होंने कहा था जो हम पिछले कितने सालों से, 18 सालों से पाकिस्तान को इतना पैसा देते रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया था $34 बिलियन हमने दिया है पाकिस्तान को, परंतु वो हमको समझते हैं, हमारी लीडर्स को समझते हैं जो बेवकूफ हैं, क्योंकि जो हमको आतंकी चाहिए उनको वो वहां पर सेफ हेवन्स देते हैं, उनको वो सभी कुछ सहूलियत उनको मुहैया कराते हैं। और उन्होंने कहा था आगे से अब ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। परंतु फिर आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपनी वजह के लिए, क्योंकि वो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते थे और अपने ट्रूप्स जो थे उनको वापस ले जाना चाहते थे, तो वो उनको बातचीत करनी पड़ी और तालिबान से बातचीत करनी पड़ी। परंतु ये कोई छुपी बात नहीं है जो इनको तालिबान का जो रचना की गई थी, वो भी जो पाकिस्तान के जो DGISI थे, जनरल नसरुल्लाह बाबर, उन्होंने की थी इसकी रचना 1900, और वो साथ में इनको लेकर गए थे वहां पर, अपने 10-11 हजार ट्रूप्स को साथ में लेकर गए थे उस समय। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। परंतु जो कि अमरुल्लाह सालेह साहब ने बताया है, जो ऐसे वो कहते हैं जो अगर आपके अफगानिस्तान के हवाई जहाज वहां पर आते हैं तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा, ये ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन। और जो अशरफ गनी साहब ने कल ताशकंद में बताया, जो पिछले महीने में 10-11 हजार आतंकी पाकिस्तान से यहां पर अफगानिस्तान में आए, ये बहुत ही चौंका देने वाली बातें हैं। आखिरी बात जो आपने पूछी, इसको आगे क्या होगा, तो देखिए, हमने भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने, उन्होंने बिल्कुल सीधा कहा है जो अगर वहां की सत्ता हथियाई जाती है बाय फोर्स तो उसको कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। आपको ये भी देखा होगा जो कल ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिका के, ताशकंद में उज्बेकिस्तान के कनेक्टिविटी समिट में, उन्होंने भी यही कहा जो अगर तालिबान वहां से बाय फोर्स वहां से वो अपना सत्ता अपनाते हैं तो उनको कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, उनको नहीं मान्यता मिलेगी। तो इसीलिए मेरे विचार से अभी तो तालिबान वहां पर बातचीत करने के लिए नेगोशिएशन अगले सप्ताह शुरू होने वाले हैं दोहा में, तो अभी तो नहीं लगता है जो वो कोई बातचीत करने के उसमें है कि तरफदारी में है। परंतु अगर पूरी दुनिया से भारत है, अमेरिका है, ईरान है, रूस है, मध्य एशिया के देश हैं, वो सब अगर ये कहें
जो आप फोर्स से आएंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। 1996 में भी देखिए काबुल में वो 5 साल के लिए थे, परंतु मान्यता केवल 3 देशों ने दी थी उनको, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया ने। तो इस बार भी अगर संदेश, ये बहुत पुख्ता संदेश और कड़ा संदेश जाता है तालिबान को, तो उनको आना पड़ेगा, बातचीत करने पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा और नेगोशिएशन से ही इसका कोई हल निकल सकता है। चलिए आरजू के पास में चलता हूं। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। आरजू, अभी अशोक सज्जनहार साहब ने ये बात की, जब तालिबान पहले अपने असर में आया था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान, यूएई, इन 3 देशों ने मिलकर उसको मान्यता दी थी, सर्टिफिकेट दिया था कि हम इनको तस्लीम करते हैं, इन्हें मानते हैं। तालिबान अगर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या आसपास के जो कंट्री हैं वो अगर मान्यता दे देते हैं, पूरी दुनिया तो एक टेररिस्ट की तरह तालिबान को देखती है, और जो देश अगर अफगानिस्तान ही है किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में चला जाता है, वहां पर इंसान कैसे जिएगा? और इस तरह के हालात में अगर पाकिस्तान इस सब पर बीच का रास्ता अपनाता है, ढुलमुल रवैया अपनाता है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि आप उनको धमकी दे रहे हैं, हमारे यहाँ ये हालात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कब तक अपनी जिम्मेदारी से अब हटेगा? अब तो खुलकर अफगानिस्तान खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सोचने की और सही कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये बहुत टाइम ये कहते रहे कि जी हमने 70,000 लोगों की जानें दी हैं और तालिबान ने यहाँ पर जो है लोगों को मारा है, उनके खिलाफ जंग लड़ी है। हमारे जो प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ रह चुके हैं परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, अपनी बुक में भी कहा कि यहाँ से जिहादी तैयार किए, अफगानिस्तान में भेजे और तालिबान से लड़े। और अब बिल्कुल अलग पिक्चर यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि जी अगर गवर्नमेंट आ गई है तालिबान की तो वो उसको सपोर्ट करेंगे और उस पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो जाहिर है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो इनकी इस तरह की स्टेटमेंट से डिस्टर्ब हुई होगी, अपसेट हुई होगी, और इसीलिए उन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं। अब पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से, सिर्फ ये कहकर कि नहीं हमने तो किसी को नहीं भेजा, यहाँ से कोई नहीं कहा, कोई वहां नहीं गया, सिर्फ ये कहकर काम नहीं बनेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को स्पेशली इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा, वरना केपीके में भी तालिबान के फ्लैग्स नजर आए हैं, तालिबान नजर आए हैं, और बलूचिस्तान में भी 2 दिन पहले वो लोग नजर आए हैं। तो एकदम सिर्फ ये कह देना कि नहीं हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये कहकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साइड पे नहीं कर पाएगी। तो इनको प्रॉपरली इसके ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा, प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा। आप कह रही हैं, और आपका ये जो आप जो कुछ भी कह रही हैं थोड़ा सा हैरत भरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में तमाम एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले पर काफी क्लियर अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता। मुझे आरजू समझाइए, और मेरे साथ जो खास मेहमान बैठे हैं वो भी इन चीजों को समझेंगे और आपकी बात को भी उसी तरह से वजन देंगे। मैं समझना ये चाहता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की खिलाफत करने के लिए इतने दिनों तक मौजूद था, तमाम वहां पर उसने एक सिस्टम वहां पर बनाने की कोशिश की। आज अमेरिका जब हटा है वहां से तो पाकिस्तान उसके फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर पाकिस्तान मैसेज क्या दे रहा है? एफएटीएफ में एक तरफ से पाबंदी झेल रहा है, इसी तरह से टेररिस्ट को प्रमोट करने, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ये सब करके पाकिस्तान अपने ऊपर एक और कुल्हाड़ी मारने की तैयारी तो नहीं कर रहा? देखिए, एक नई स्टेटमेंट भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जितनी भी टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। उसके ऊपर भी यहाँ पे कई लोग बात कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से सारी टेररिज्म हो रही है तो एफएटीएफ में पाकिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्यों नहीं है वहां पे। लेकिन बात सारी इतनी है कि यहाँ पे एक अजीब सी कंफ्यूजन है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, आपको 70% पाकिस्तानी ऐसे मिलेंगे जिनका माइंड सेट जो है वो तालिबान जैसा ही है। ये लोग 20 साल लड़ते रहे अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के ही खिलाफ, यहाँ की जमीन इस्तेमाल करने दी, यहाँ से सब कुछ हुआ, और अब अचानक से इनको लग रहा है कि तालिबान चेंज हो गए हैं, तालिबान बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना है
कि अब ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थे। चले मान लिया, हो सकता है चेंज हो गए हो, लेकिन जो उनकी वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से वो कोड़े लगाते हुए नजर आ रहे हैं औरतों को, और जो जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तालिबान की, अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट आई थी कि जितनी भी 15 साल की बच्चियां हैं और उससे बड़ी वो उन्हें दे दी जाए, तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस चीज को सपोर्ट क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते, इनको एक लाइन पकड़नी होगी, या तो ये तालिबान के साथ है या ये नहीं है। इनको ये दो दो तरह के स्टेटमेंट, एक मिनिस्टर कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तो इससे पाकिस्तान मजीद प्रॉब्लम्स में ही फंसता चला जाएगा। इस चीज को इनको जल्दी ही काबू करना होगा और कंट्रोल करके और सही बात करनी होगी कि आखिर ये चाहते क्या है। मैं खुश हूं कि आप बीच का रास्ता नहीं ले रही हैं अपनी बात को सामने रखते हुए, और थोड़ा सा समझने में मुझे मुश्किल भी हो रही है कि पाकिस्तान से बैठकर आप अगर कह रही हैं कि 70% जनता वहां पर अब तालिबानी सोच की हो गई, तो उस माइंडसेट में आप इस तरह की बातें कह रही हैं, आपको मुश्किल तो होती होगी, क्योंकि आपका मैंने वो वीडियो भी देखा था जहां आपको साड़ी पहनने तक को लेकर धमकी दी गई थी। खैर, मैं अपने अगले मेहमान के पास जाऊंगा। मेरे साथ मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़े हुए हैं। परिहार साहब, आपने सुना आरजू को, आरजू ने एक बात साफ तौर पर कही कि जहां पर सोसाइटी में माइंडसेट ही 70% का तालिबान सोच का हो गया हो, वहां पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने, आगे सोचने की बात, पहली बात तो बेमानी है, और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो एक क्लियर कट स्टांस लेना जरूरी है। लंबे समय तक भारत भी काम करता रहा है अफगानिस्तान में, रोड बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, तमाम चीजें अफगानिस्तान को दी। हमारे लिए अब कितना बड़ा आपको खतरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि तालिबान की सोच पूरी तरीके से इस्लाम के कट्टरपंथी उसी तरह की सोच की है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने को बचाए हुए है। अगर उसे ये फ्रीबी, ये लालच दिया जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सबकी नहीं, केवल एक हिंदुओं की सरकार है, तो क्या तालिबान को इसी तरह से उकसाकर अफगानिस्तान बॉर्डर से भारत भी लाया जा सकता है? खतरे कितने बड़े देखते हैं आप इन तमाम डेवलपमेंट के? सज्जनहार साहब ने बोला और हमारे पाकिस्तान के जो मेहमान है उन्होंने बोला, तो मैं आप आगे 5 साल बाद क्या घटेगा वो भी मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ। रहा सवाल कि हमारे यहाँ कौन सी सरकार है और उसका क्या रवैया है, इसमें पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों ने अपना प्रधानमंत्री चुना है, उसकी विचारधारा को चुना है। मैं एज ए व्यक्तिगत रूप से विचारधारा का स्वागत करता हूं या नहीं करता हूं अलग बात है, पर आज की डेट में जो सरकार है वो हमारी चुनी हुई है और उसकी विचारधारा पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस इत्यादि को कहने का कोई हक नहीं है, ये मैं समझता हूं। दूसरा रहा सवाल, हमारी मेहमान कह रही है कि पाकिस्तान सरकार को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो ये जो बहकावे वाले जो उनके तरीके बाहर आते हैं, मगर अदरवाइज देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को उठाने की कोशिश में है तो वो पाकिस्तान है। उसके 2 तरह के फायदे उठा रहा है। एक तरफ वो शोर मचाता है कि ये वहां पर अगर ये हरकतें होंगी तो आतंकवाद की वजह से हमारे यहाँ शरणार्थी बहुत आएंगे, और इसके लिए वो यूएन से फंड्स और वो सारे लेने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ट्रंप साहब की गलतियों को बाइडेन साहब ने क्यों दोहराया और अफगानिस्तान को वो छोड़ के उस वक्त जा रहे हैं जब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और उसका सब फायदा जो उठाएगा वो चीन और पाकिस्तान उठाएगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के सपोर्ट से, हमें वही गलती हम दोहरा रहे हैं जो तिब्बत के टाइम पे हमने दोहराई थी, तिब्बत को मान्यता देके कि वो तिब्बत नहीं है, वो चीन का हिस्सा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे सीपीसी कॉरिडोर की आगे जाके जो अफगानिस्तान में होगा, और अफगानिस्तान जो है वो चीन का एक तरह से उपनिवेशिक हो जाएगा, जिस तरह से कि वो गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के जो मिनरल्स और गोल्ड और उसके जो दूसरे मिनरल्स और संसाधन है, उस पर चीन का पूरा कब्जा हो जाएगा। तो इसमें जो है आज की डेट में चाइना, रूस, ईरान, टर्की ये और कतार, ये सारे मेजर प्लेयर हो गए, और पाकिस्तान इनके हाथों में अच्छी तरह से खेल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें उसको जो बांग्लादेश गया था तो भारत से ले सकता है। रहा सवाल हमारी कूटनीति का, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार बहुत देर से जागी है। हमें ये काम जो आज हम बात कर रहे हैं, ये चीजें हमें 3 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। अब हमने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज हमारे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है, खास करके मजार शरीफ और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में,
वो सब जो है अब जो ठीक है। तालिबान के हाथ में जा रहा है। ठीक और है। हम भारत जो है एक तरह से पूरे इलाके में अफगान की जो पपेट गवर्नमेंट है उसका साथी माना जा रहा है। ठीक है, तो आप- हमें तालिबान को समझने में भूल हुई है और हमें जो एक्शन प्रोएक्टिव करना था और पाकिस्तान और चीन को इसमें ओपन खेलने की जो हमने दे दी है वो हमें नहीं देना चाहिए थी। ये मैं समझता हूँ हमारी कूटनीतिक थोड़ी कमजोरी रही ठीक है, मैं लौट के आता हूं जेके परिहार साहब, आप एक बड़ी पिक्चर सामने रख रहे हैं। गुलरेज शेख साहब से बात करनी थी मुझे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुलरेज भाई, आप आता हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण केस में महाराष्ट्र का कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नागपुर से 3 आरोपियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आदम, कौसर आलम और अरसलान को गिरफ्तार किया है नागपुर से। छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है इस वक्त, लेकिन लौट कर आऊंगा। गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सवालों की शुरुआत करूंगा। हम लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में इस वक्त पैदा हो रहे हैं, और खुलकर ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह इल्जाम लगाया कि उनके यहां जो भी इस वक्त हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स चेतावनी देती है। तालिबान वहां पर अपना शासन चाहता है और तालिबान कुछ ऐसी तालिबानी नीतियों को लेकर सामने आता दिख रहा है जिससे यह तो लग रहा है कि अफगानिस्तान आगे नहीं पीछे जरूर जाता दिख रहा है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आरजू काजमी पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुई हैं, और मेजर जनरल जेकेएस परिहार मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख से मेरी बात नहीं हो पाई थी। गुलरेज भाई, माफी चाहता हूं, थोड़ी देरी हुई, लेकिन सवाल बहुत खास लेकर आपके सामने आया हूं। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसा भारत का नेता माना जाता है जिनको कहा जाता था कि उनसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नेता साउथ एशिया में शायद कोई दूसरा हुआ हो। यहां तक कि पाकिस्तान से भी ऐसी ही आवाजें आती थी। लेकिन वही जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार लिए बैठा था, कंधार का हाईजैक हुआ था। आज एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान उसी कंट्रोल में आ रहा है, और भारत में जो सरकार है उसे पाकिस्तान या पाकिस्तान परस्त तमाम लोग तालिबान के सामने एक ऐसा मुखौटा लगा के पेश कर सकते हैं जैसे तालिबान का सीधा मुकाबला उससे हो। हालात कितने खतरनाक लगते हैं तालिबान के इस बढ़ते रूप से अफगानिस्तान में, और वो सवाल जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उठा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति उठा रहे हैं वो बिल्कुल मौजूद सवाल है, और वो सवाल क्या है, बड़ी स्पष्ट बात है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो स्पिन बोल्डर वाली जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, जब तालिबान का वहां कब्जा हुआ था तब वो 2 फ्लैग लग गए थे। उन्होंने अफगानिस्तान का फ्लैग उतार दिया था, वो पाकिस्तान का और तालिबान का फ्लैग एक साथ लगा दिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर से पूरा सपोर्ट करता है लेकिन सामने आके नहीं बोलता, लेकिन तालिबान को सामने भी एक्सेप्ट करने में और पाकिस्तान का साथ दिखाने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने दोनों के झंडे एक साथ लगाकर यह बात स्पष्ट कर दी थी। और डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि तालिबान जो बना वो आईएसआई की देन है, और आज के समय भी आईएसआई का मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा नियंत्रण है, क्योंकि ये तालिबान अब बहुत कुछ और बदल चुका है। इसके पास एक और बड़ा मोहरा है, या जिसका ये मोहरा बन के बैठा है, उसका नाम चाइना है। लेकिन चाइना से भी तालिबान की जो नजदीकी करवाई गई है वो पाकिस्तान के द्वारा ही करवाई गई है। तो जो स्थितियां है वो अच्छी नहीं है, और स्थितियां और बद से बदतर जाएगी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कुछ भी किया, लेकिन वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका शोषण नहीं किया। अब क्या होगा कि जिस प्रकार से चाइना की एक नीति होती है कि फेल्ड स्टेट्स जो होते हैं वहां के जो हुक्मरान हो या वहां के जो वॉरलॉर्ड्स हो उनको साथ लेकर वो संसाधनों का शोषण करता है। अब वहां पर चीन के द्वारा तालिबान की पार्टनरशिप में वहां के लोगों का, वहां के संसाधन का, वहां की मिट्टी का शोषण होगा। तो ये तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन भारत, जहां तक भारत के हितों की बात है, हम हर चीज में समर्थ हैं और हमारे हित हर तरह से प्रिजर्व्ड है, यह बात सुनिश्चित है। गुलरेज शेख साहब, आपने मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब को सुना होगा। रॉयटर्स का वो फोटोग्राफर जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का पढ़ा हुआ था, पुलिट्जर प्राइज विनर था, उसको मार दिया जाता है वहां पर। अब हम उसको ले जाकर यूएन में हम उसकी बात रखते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार कह रहे थे कि हमें देरी हो गई, हम इस मामले को बैन-अल-अक़वामी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में देरी हो गई हमको, हमें और जोर शोर से इसको रखना चाहिए। पाकिस्तान जो कर रहा है
पीएम उनके बच रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमसे देर हो चुकी है? देखिए, हमसे देर नहीं हुई है इस पे जो गलती हुई है ना, मैं मानता हूं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गलती है और हमारे बीच में पूर्व राजनयिक महोदय भी बैठे हैं। तो यदि अमेरिका ने वहां से विड्रॉल किया है, यदि वहां से नेटो ट्रूप से विड्रॉल किया है, तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। भारत का जो पूरा के पूरा कार्य रहा है, आज भी आप देखिए कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो भारत के प्रति इससे है वहां की आवाम में, क्योंकि भारत ने जो भी काम किए, कंस्ट्रक्टिव काम किए, कोई डिस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। तो भारत अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और सही डिसीजन ले रहा है। देखिए, यूएस का जो विड्रॉल हुआ है ना, ये गलत समय पर एक गलत नतीजा लिया है और उसके परिणाम भी गलत ही आएंगे। अभी यूएस जो बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसका भी पता नहीं क्या कूटनीति सोच के उन्होंने विड्रॉल किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, फिर जो बाइडेन साहब ने किया। लेकिन जहां तक भारत का स्टेट है, भारत का स्टेट आज भी वही है कि हम वहां पर शांति चाहते हैं, वहां के लोगों की जो मानव अधिकार है उनका प्रिजर्वेशन चाहते हैं, वहां तरक्की चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि वहां आतंकवाद पनपे और दूसरी जगह फैले। आरजू काज़मी मेरे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरजू, मेरा यकीन है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे यूथ हैं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया। जमाना आगे बढ़ रहा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने वैक्सीन भी बनाई इस कोरोना के दौर में, और एक नहीं हम 2 वैक्सीन बना रहे हैं और भी ज्यादा वैक्सीन को अपने यहाँ निर्माण करने की बात कर रहे हैं कोरोना को मात देने के लिए। और ऐसी उम्मीद मैं पाकिस्तान में भी करता हूं, लेकिन एक ऐसे तालिबान के नजदीकी दिखाना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और जैसा आप 70% लोगों का तालिबानी सोच के अंदर जकड़ा होना बताती हैं, किससे जोड़ रहा है पाकिस्तान अपने को? उस तालिबान से जो कहता है 15 से 45 साल की लड़कियों की लिस्ट दे दो, उसे सेक्स स्लेवरी में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान आगे दिखा रहा है अपने को या पीछे ले जा रहा है? और अगर पीछे ले जाना चाहता ही है तो क्या इसके पीछे भारत से नफरत है सबसे मेन? नहीं, भारत से नफरत इसमें कहीं नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की गलत डिसीजंस पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है और खुल के कोई बात साफ साफ नहीं कह रहा। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे जो पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें मलाला यूसुफजई की पिक्चर आई थी और उसके ऊपर बड़ा हंगामा हो गया था, और आप सब जानते ही हैं कि तालिबान ने उनको गोली मारी थी। तो अब उसके बाद इन्होंने वो सारी बुक्स जो है वो उठा ली हैं और उसमें से वो पिक्चर हटाई जा रही है। तो इस वजह से भी मैं कह रही हूँ कि माइंडसेट उसी तरह का होता चला जा रहा है और इसको बहुत रोकने की जरूरत है। हमारे हीरोज ही गलत हम बता रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। हमारे हीरो कोई साइंटिस्ट या कोई एजुकेशनिस्ट है ही नहीं, हम सारे वो मुगल और जंगजू और मारकाट वाले वो हम अपने मिसाइल्स के नाम भी रखते हैं और उन्हीं को हम अपना हीरो भी बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि अगर उन्हें दुनिया के साथ चलना है और अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो उनको खुल के तालिबान के साथ नहीं होना है, उन्हें अलग रहना होगा। और जो फ्लैग की आप बात कर रहे थे, फ्लैग तो कोई भी लगा सकता है और उसमें जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट का साथ हो, लेकिन रोकना जो है वो काम गवर्नमेंट का है और उसमें फिलहाल गवर्नमेंट फेल होती नजर आ रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से आपकी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया ठीक से। पहली बात तो ये कि यूजुअली प्राइम मिनिस्टर्स इस तरह से चलते फिरते इंटरव्यूज नहीं देते। आप लोग या तो प्रॉपर उनके साथ टाइम सेट करें, उनसे टफ क्वेश्चंस करें, जो हमारे मीडिया के बस में तो है नहीं। हमारा मीडिया इतना कंट्रोल्ड है, हमारे मीडिया को इतना रोका जाता है कि हमारा मीडिया इस तरह से बढ़ के ना तो कोई आजकल बात कर सकता है, ना ही किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर से ना ही किसी मिनिस्टर से। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर दुनिया खामोश नहीं रहेगी, जवाब तो देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो आज दें या कल दें। एक अपनी लाइन सेट करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे जैसे पहले ही कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक मुल्ला माफिया मौजूद है पाकिस्तान में। आप देख लें, अगर कभी किसी जगह किसी मुल्ला की डेथ हो जाए तो आप जो रश देखते हैं वो देख के आपको अंदाजा होगा कि ये एक आदमी गया है और अपने पीछे लाखों करोड़ों अपने ही जैसे लोग छोड़ गया है, जिन्होंने यहाँ पर वही सब कुछ दंगे मचा रखे हैं, वही सारा माहौल क्रिएट कर रखा होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 1 वीक पहले KPK में ही गर्ल्स स्कूल को तालिबान ने बम लगा के उड़ा दिया। किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, और वही सारे काम के लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाए, लड़कियों के स्कूल तोड़ दिए जाए, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे KPK और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए,
सारी दुनिया आरज़ू। यहाँ पर आकर और बात करनी चाहिए और इस चीज को कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ने से रोका जाए। आरजू, फिर आपको वजह क्या लगती है? पाकिस्तान क्यों करे अपने आप करना चाहेगा अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए? अगर एक गवर्नमेंट आज गड्ढा खोद रही है एक आजकल के वक्ती तौर के फायदे को देखते हुए कि वो अफगानिस्तान जैसे एक कंट्री में अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश कर रही है तालिबान के जरिए, क्यों अपना फ्यूचर तबाह कर रही है? क्या वजह, क्या मजबूरी आपको दिखती है? इंटरनेशनली बताएं। मुझे तो यही लगता है कि इतने दिनों से जब इन्होंने 20 साल इन्होंने इसी तरह के जिहादी तैयार किए, चाहे वो कहीं कश्मीर के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए, जहां के लिए भी, अब वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। साथ ही साथ इनकी जो मुल्ला माफिया जिसे मैं कहती हूँ हमेशा कि इतने ज्यादा वो भी स्ट्रांग हो चुके कि अब इनके काबू में नहीं आ रहे। अगर अभी चाहे भी तो ये उनको रोक नहीं पा रहे। उनकी जो जितनी तादाद हो गई है, जितना बड़ा नंबर यहाँ पे ऐसे लोगों का है जो एक खास माइंडसेट रखते हैं जिसमें वो जो कहना चाहिए नॉन मुस्लिम्स है उनसे नफरत करना और इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि अब गवर्नमेंट चाहे भी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट के अंदर भी तो वही लोग बैठे हुए ना, गवर्नमेंट में आपको कौन सा लग रहा है कि बड़े कोई ब्रॉड माइंडेड बैठे हुए, सब उसी माइंडसेट के सरकार इसीलिए चल रही है क्योंकि आर्मी का सपोर्ट है, मुल्ला कट्टरपंथियों का सपोर्ट है और उसी तरह का एक फेस अफगानिस्तान में तैयार करने की कोशिश हो रही है। आपकी बात सुनकर मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेला हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप बॉर्डर पर अफगानिस्तान में आग लगाएंगे तो वो आग आपके यहाँ फैलेगी फैलेगी। अशोक सज्जनहार साहब, मैं आरजू काजमी के जवाब से आपके पास आना चाहता हूं। इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी होती है वो आगे आने वाले 8-10 सालों को सामने रखकर देखी जाती है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को आखिर इस मोड़ पर क्यों ला रहा है कि वो अपने को एक तरीके से लेबल्ड कर ले, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट कंट्री, टेररिस्ट स्टेट, तालिबान से जोड़ ले? क्या फायदा पाकिस्तान को दिख रहा है आजकल? देखिए, बात ऐसी है, जो डिप्लोमेसी की जाती है वो अपने हितों को आगे ले जाने के लिए की जाती है। और मैं ये समझता हूं जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो जो पाकिस्तान का नजरिया है ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है और वो हमेशा से अपने पांव पर खड़े होने के बजाय वो हमेशा जैसे कहते हैं ना किसी और के बलबूते पर खड़ा होना चाहता है। पहले वो अमेरिका के बलबूते पर खड़ा होता था, उसी के साथ जो भी आप देखिए जब से आजादी मिली है 1947 के बाद, उसके बाद सिएटो, सेंटो और जो कुछ भी थे सभी अमेरिका के साथ ही उसको अपनी सर्वाइवल के लिए मिलता था। और अब उसने उसका अगर दामन छोड़ दिया है तो अब वो चीन का दामन उसने पकड़ लिया है। और यहां तक कि मतलब देखिए, ऐसा देश है वहां पर 60-62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या पाकिस्तान के पास इतनी काबिलियत है, क्या उसके पास इतना वेयर विदॉल है जो कि इसको ये वो वापस कर पाएगा? और अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसका हश्र क्या होगा? वो तो बिल्कुल एक कॉलोनी बनकर रह जाएगा। और जब उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चीन के यहाँ पर इतने ज्यादा हो जाते हैं, चाहे ग्वादर के साथ मिले हो या फिर अभी हम देखते हैं वो BRI को अफगानिस्तान में भी ले जाने का उसकी मंशा है, तो फिर पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी कुछ नहीं रह जाएगी, कॉलोनी बनकर रह जाएगी। चीज है। और दूसरी चीज मैं एक और बहुत जल्दी ये कहूंगा, उसका एंटी इंडिया माइंडसेट है। भाई जो कुछ भी करना है भारत के विरुद्ध करना है, तो वो उसके लिए मेरे विचार से बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि देखिए, भारत उसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जैसे और हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, सभी के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। और अगर भारत ग्रो करता है तो ये सब देश भी ग्रो करेंगे। और अगर वो अपने फायदे के लिए ये देखता है, भारत का वो इस्तेमाल कर सकता है, भारत का प्रयोग कर सकता है। भारत को वो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं देता है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि वो भारत के विरुद्ध अपना वो रखना चाहता है। तो अगर वो जैसे तालिबानी माइंडसेट हटा दे, एंटी इंडिया माइंडसेट को थोड़ा कम कर दे, मैं नहीं कह रहा हूं हटा दे, थोड़ा कम कर दे, तो मेरे ख्याल से सभी का, पूरे रीजन का फायदा होगा और सबसे ज्यादा पूरे रीजन का फायदा होगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल JKS परियार साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं।
मैं गुलरेज शेख आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ भी अभी बोला है सज्जनहार साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये कॉलोनी बनकर पाकिस्तान रह जाएगा और पाकिस्तान का माइंडसेट दूसरों के बलबूते खड़ा होना है। जितना इन्वेस्टमेंट उसने अपने यहाँ मंगा लिया है उसे रिटर्न भी करना है। क्या इस हालत में पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी नहीं बन जाएगा कि वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पर या अपने दूसरे फ्रंट पर, जिस तरफ भारत लगता है, वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के हालात पैदा करे जिससे जंग जैसे हालात पैदा हों? क्योंकि तालिबान के जो लोग हैं जो भस्मासुर के तौर पर उस पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं, वो आगे चलकर हाथ से बाहर निकलेंगे, जैसा आरजू भी कह रही थी। देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखती है दो चीजें। एक तो जो पाकिस्तान है ना, वो सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि एक कंट्री जो इतना डिवाइडेड हो, बलोच अलग जा रहा हो, सिंधी जो है वो सिंध देश की बात करता हो, जो वहां पीओके है वहां पर बार बार स्वर उठते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, केवल एक पंजाब बचता है, और पंजाब में भी कई बार विद्रोह के स्वर उठते हैं या क्योंकि उनकी लैंग्वेज खत्म कर चुकी है, और वहां पर जिस प्रकार से कट्टरवाद उन्होंने पैदा किया है, विशेषकर आईएसआई और वहां की फौज ने, तो पाकिस्तान जो है, जिसको उर्दू में खाना जंगी कहते हैं, सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। और मैं जो हमारे डिप्लोमेट है अशोक जी, उनकी बात से 100% बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे जो लगता है, मैं भी जियोपॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज गोइंग द श्रीलंका वे। जिस प्रकार से श्रीलंका गया है, वो पहले हम्बन टोटा उसने खो दिया, उसके बाद वो विवश हो गया कि वह जो कोलंबो के उधर ही एक और कॉलोनी की तरह उसको दे रहा है, एक रियासत बना के दे रहा है चाइना को, कोलंबो पोर्ट सिटी। तो वह स्थिति मैं समझ पाया आप सब लोगों को। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं यहां पर, जो भी समझ पाया, आरजू आपके जरिए भी, अशोक सज्जनहार आपके जरिए भी, गुलरेज भाई आपके जरिए भी, और मेरे साथ मेरे मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़े हुए थे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, और शायद बहुत जल्दी यह फैसला लेने की जरूरत है कि पाकिस्तान तालिबान के रवैये पर अपनी आगे का फ्यूचर तय करता है या फिर एक बेहतर कंट्री के रूप में आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर तालिबान के रास्ते बढ़ता है तो केवल और केवल लड़ाई और मारकाट ही पाकिस्तान की किस्मत हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।